प्रिय विद्यार्थियों, लोक प्रशासन की कक्षा में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है हमारा संचार, कम्युनिकेशन। इससे पूर्व हम लोग मुख्य कार्यपालिका, सूत्र, स्टाफ व सहायक अभिकरणों के बारे में पढ़ चुके हैं। तो आज हम संचार के बारे में पढ़ते हैं। बिना संचार या संप्रेषण आज के युग में मानव जीवन की कल्पना करना असंभव है। सूचनाओं की प्राप्ति तथा सूचनाओं का प्रेषण एक स्वाभाविक मानवीय तथा संगठनात्मक आवश्यकता है। प्रशासनिक संगठनों की ज़्यादातर समस्याएं व प्रक्रियाएं सीधे संचार व्यवस्था से जुड़ी होती है। उसमें मोटिवेशन है, कोऑर्डिनेशन है, लीडरशिप है, कंट्रोल है, अथॉरिटी है, कमांड है और डिसिप्लिन, ये सब प्रमुख हैं। यदि हम संचार का जो अंग्रेजी शब्द है कम्युनिकेशन, उसके बारे में देखें तो ये जो कम्युनिकेशन शब्द है ये लैटिन भाषा के शब्द कम्युनिस से बना है। कम्युनिस का मतलब है सामान्य, अर्थात जो मानव समाज में बहुत ही कॉमन है वह कम्युनिकेशन है। यदि हम इसकी डेफिनेशन के बारे में देखें तो न्यूमैन एंड समर ने इसको इस प्रकार से परिभाषित किया है। वो कहते हैं कि संचार दो या दो से अधिक व्यक्तियों के तथ्यों, विचारों, सम्मतियों या भावनाओं का पारस्परिक आदान प्रदान है। इसी प्रकार मिलेट कहते हैं किसी साझा उद्देश्य की साझा समझ संचार है। साझा उद्देश्य की साझा समझ संचार है। हर्बर्ट साइमन कहते हैं संचार को एक ऐसी प्रक्रिया रूप में वो कहते हैं कि जिसके द्वारा संगठन में निर्णयों को एक सदस्य से दूसरे सदस्य तक पहुंचाया जाता है, तो वो क्या है? संचार है। अब हम संचार की कुछ सामान्य विशेषताओं के बारे में देखते हैं। एक तो ये क्या है? सतत प्रक्रिया है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, रुकती नहीं है कभी। दूसरी इसकी बात खास ये है कि किसी तथ्य, सूचना या भावना को एक व्यक्ति या स्थान से दूसरे व्यक्ति या स्थान तक क्या है इसमें पहुंचाया जाता है संचार के माध्यम से। कई माध्यमों या प्रणालियों के द्वारा इसको क्या है पूरा किया जाता है। प्रेषक, सूचना, माध्यम, प्राप्तकर्ता तथा फीडबैक, ये इसके क्या है मुख्य तत्व है, इसको हम आगे भी देखेंगे। व्यवहार विनिमय का संचार क्या है? परिचायक है। हम किसी व्यक्ति से बातचीत करते हैं तो उसके माध्यम से हमारे को क्या है उसके व्यवहार के बारे में भी काफ़ी कुछ पता चल जाता है। और संचार जो है उसका एक उद्देश्य ये भी होता है कि दूसरे को प्रभावित करना। अगर आप में संचार कौशल अच्छा है तो व्यक्ति आपकी बातों को अच्छे से समझ पाएगा और वो आपसे क्या है प्रभावित हो पाएगा। तो इसलिए कभी कभी यह कहा जाता है कि संचार वह नहीं है जो कहा गया है, बल्कि संचार वह है जो समझा गया है। आपने किसी को बात कह दी और उसको समझ नहीं आई तो आपके संचार करने का, कम्युनिकेशन का कोई मतलब नहीं है। यदि आपने उसको बात कही और उसको समझ आ गई तब आपका उद्देश्य जो है संचार का, आप अपने विचार उस तक जो पहुंचाना चाहते हैं वो उस तक क्या है पहुंच जाते हैं, यदि वो आपकी बात को समझ जाए। तो इस प्रकार से संचार क्या है? आपसी समझ है। क्योंकि मिलेट ने भी यही डेफिनेशन दी थी। वो कहते हैं किसी साझा उद्देश्य की साझा समझ ही संचार है। संचार को अलग अलग चिंतकों ने अलग अलग नामों से संबोधित भी किया है। टेरी इसको संगठन के लुब्रिकेंट के रूप में कहते हैं। नॉर्बर्ट वीनर उसको संगठन का सीमेंट बताते हैं। पीटर ड्रगर उसको प्रशासन का आधार कहते हैं। मिलेट उसको क्या है रक्त प्रवाह कहते हैं। और फिफनर उसको क्या है प्रबंध का हृदय कहते हैं। तो इस प्रकार से इसको क्या है अलग अलग नामों से जाना जाता है। संचार का अर्थ और विशेषताएं जानने के पश्चात हम अब संचार की आवश्यकता तथा महत्व को देखते हैं। आधुनिक संचार व्यवस्था के युग में विश्व क्या है सिमटता हुआ प्रतीत हो रहा है। आज हम ग्लोबल विलेज की अवधारणा में जी रहे हैं। संचार की तीव्रता, सुगमता तथा व्यापकता ने बहुत सी दूरियां कम की है। इसलिए संचार को प्रशासन का प्रमुख सिद्धांत माना जाता है। आधुनिक संगठनों में संचार की आवश्यकता तथा महत्व को हम निम्न बिंदुओं के माध्यम से बता सकते हैं। संचार के कारण संगठन में गतिशीलता बनी रहती है और जीवंत वातावरण बना रहता है। यदि संचार नहीं होगा तो रुक सा जाएगा संगठन। दूसरा है
निर्णय लेने या समस्याओं के समाधान के लिए तथ्य, सूचनाएं तथा आंकड़ों का प्रसार करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, संचार के माध्यम से ही होती है। संचार ही है जो निर्णय तथा सत्ता को दूसरों तक क्या है, पहुंचाता है। संतुलन, नियंत्रण, समन्वय, नियोजन तथा एकीकरण के लिए क्या है, संचार आवश्यक है। संगठनात्मक संबंधों, व्यवहार तथा सहयोग से संबंधित जो क्रियाएं हैं वो संचार प्रक्रिया के द्वारा ही संचालित होती है। इसी प्रकार संगठन का जो आंतरिक कार्यकलाप है, बाहरी संगठनों से संपर्क जो है, संसाधनों का एकत्रण या वितरण जो भी है, उसका सदुपयोग जो है, उत्पादन तथा या सेवाओं की गुणवत्ता जो है, उन सब में क्या है, संचार आवश्यक है। इसी प्रकार संगठन की कुशलता, कर्मचारियों की संतुष्टि, उपभोक्ताओं की संतुष्टि, शिकायतों का निवारण, प्रशासन की प्रभावशीलता, संगठन का विकास और सुधार, उसमें नई नई बातों का समावेश करना, संगठन के अनुशासन, ये सब चीज़ें क्या है, संचार पर निर्भर करती है। कार्मिकों में भी प्रेरणा, प्रोत्साहन, मनोबल या दंड के प्रति भय करने तथा संपूर्ण संगठन की व्यवस्था, ये सब अनुशासन जो बातें हैं ये क्या है, संचार के द्वारा ही संभव है। अब हम उसके महत्व को जानने के पश्चात संचार के तत्व तथा प्रक्रियाओं को थोड़ा देखते हैं। संचार की जो प्रक्रिया है उसमें 5 तत्व महत्वपूर्ण हैं। पहला है संप्रेषक अर्थात सूचना देने वाला। दूसरा है सूचना, जानकारी जो भी आप देना चाहते हैं। उसके बाद तीसरा आता है प्राप्तकर्ता, नहीं तीसरा होगा माध्यम। पहला, दूसरा, तीसरा क्या है, माध्यम। यानी आप किस तरीके से क्या है, आप अपनी सूचना को या जानकारी को प्राप्तकर्ता तक अर्थात जो चौथा है रिसीवर जो है उस तक पहुंचाना चाहते हैं। उसके बाद में क्या होता है, प्राप्तकर्ता क्या है, अपना रेस्पॉन्स देता है, प्रतिक्रिया देता है। तो ये जो प्रत्युत्तर है, फीडबैक जो है, ये इसका 5वां तत्व है। पहला संप्रेषक, दूसरा सूचना, तीसरा माध्यम, चौथा प्राप्तकर्ता और 5वां प्रत्युत्तर। तो संचार प्रक्रिया में ये पांचों के पांचों तत्व महत्वपूर्ण हैं। संप्रेषक वह होता है जो किसी जानकारी, आंकड़े, आचरण, विचार, भावना तथा सम्मति, अपने विचारों को जो भी है दूसरे व्यक्ति या व्यक्तियों को संप्रेषित करना चाहता है। संप्रेषक की इच्छा, भावना या पहल ही सूचना के रूप में अभिव्यक्त होती है। अर्थात सूचना अपने आप में सजीव या गतिशील नहीं है, बल्कि यह संप्रेषक द्वारा धकेलने तथा संचार के उचित माध्यम या विधि की प्राप्ति पर निर्भर करती है। यानी सूचना जो है वो अपने आप यहाँ प्राप्तकर्ता तक नहीं पहुँचेगी, तो उसके लिए क्या आवश्यकता पड़ेगी, हमारे को एक माध्यम की। माध्यम का तात्पर्य उस स्वरूप से है जिसमें सूचना का संचरण होता है। आप बोलकर बता सकते हो, आप लिखकर दे सकते हो, आप प्रतीक दिखाकर कह सकते हो, आप अथवा छूकर हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। प्राप्तकर्ता वह व्यक्ति होता है जिस तक सूचना पहुंचाई जाती है या पहुंच जाती है। यह जरूरी नहीं है कि संप्रेषक द्वारा प्रेषित सूचना उसी अर्थ एवं स्वरूप में प्राप्तकर्ता तक पहुँचे जिस रूप में संप्रेषक चाहता था। सूचना प्राप्ति के पश्चात प्राप्तकर्ता जो उत्तर देता है वह वांछित प्रतिक्रिया या प्रत्युत्तर कहलाती है। प्रत्युत्तर देते समय प्राप्तकर्ता पूर्व की भूमिका संप्रेषक की हो जाती है। जब अपना ये फीडबैक देगा प्राप्तकर्ता, तब ये क्या बन जाएगा, संप्रेषक, और फिर माध्यम काम में लिया जाएगा और ये फिर क्या बन जाएगा, प्राप्तकर्ता। तो इस प्रकार से क्या है, यह संचार की प्रक्रिया है और इसके अंतर्गत 5 तत्व हैं। संचार के तत्व और प्रतिक्रिया को जानने के पश्चात अब हम संचार के प्रकारों के बारे में देखते हैं। संदेश या सूचना की प्रकृति, प्राप्तकर्ताओं के समूह, सूचना व संगठन की वैधानिकता, संगठन में सूचना का प्रवाह तथा संचार प्रक्रिया के माध्यम, इन सब के आधार पर संचार को कई प्रकारों में बांटा गया है। यदि हम माध्यम के आधार पर बात करें तो संचार को माध्यम के आधार पर 3 भागों में या 3 प्रकारों में बांटा गया है। पहला है मौखिक संचार। जब सूचना का संचरण
बोलने या सुनने की विधि से होता है तो यह क्या कहलाता है, मौखिक संचार कहलाता है। हम दिन प्रतिदिन में ज़्यादातर इसी का ही यूज करते हैं। दूसरा आता है लिखित संचार। जब सूचना को लिखित या मुद्रित रूप में दूसरों तक पहुंचाया जाता है तो ये क्या कहलाता है, लिखित संचार। जैसे पुस्तकें, पत्र पत्रिकाएं, पोस्टर, होर्डिंग, बुलेटिन, ये सब क्या हैं, लिखित संचार। तीसरा आता है प्रतीकात्मक संचार। कुछ संचार ऐसे भी होते हैं जो लिखित नहीं होते और न ही मौखिक होते हैं, बल्कि इशारे या प्रतीक के रूप में होते हैं। जैसे होठों पर तर्जनी रखकर चुप रहने का इशारा, कनिष्ठिका उठाकर शौचालय जाने का इशारा। आजकल हम व्हाट्सएप में देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के क्या है, सिंबल्स जो हैं, इमोजी जो हैं, उनका हम क्या है यूज करते हैं, तो वो भी क्या है, एक प्रतीकात्मक है, वो भी, उससे भी क्या है, संचार होता है। तो ये जो हैं इसके कुछ प्रकार हैं। इसके बाद में हम प्रवाह के आधार पर देखें तो इसमें भी प्रवाह के आधार पर संचार को 3 प्रकार का बताया गया है। पहला है अधोगामी संचार। इसके अंतर्गत क्या होता है, जब संगठन के उच्चाधिकारी अपने निम्न अधिकारियों या अधीनस्थों तक सूचना या आदेश भेजते हैं तो यह क्या कहलाता है, अधोमुखी, अर्थात डाउनवर्ड। अधो का मतलब डाउन, डाउनवर्ड संचार कहलाता है। ऊपर से नीचे की ओर होने वाले इस संचार में क्या है, सत्ता का स्पष्ट प्रयोग दिखाई देता है। और ये जो अधो संचार है इसकी प्रकृति क्या होती है, प्राय आदेशात्मक होती है, यानी लिखित या मौखिक आदेश, सर्कुलर, नियमावली, बजट की सैंक्शन, ये सारे क्या है, अधो संचार के उदाहरण हैं। अगला आता है ऊर्ध्वगामी संचार। ऊर्ध्वगामी संचार ये उसका उल्टा है, अपवार्ड बोलते हैं। जब संगठन के निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर सूचना का प्रवाह होता है तो उसको क्या कहते हैं, ऊर्ध्वगामी संचार कहते हैं। इस प्रकार के संचार में क्या होता है, मौखिक प्रार्थना, अनुमति मांगना, प्रगति की रिपोर्ट प्रस्तुत करना, सुझाव प्रस्तुत करना, ये सारे क्या है इसमें आते हैं। इसके बाद आता है समस्तरीय संचार। जब संगठन या पद सोपान क्रम में समान स्तर के कर्मचारी आपस में संचार करते हैं तो ये क्या कहलाता है, समस्तरीय संचार कहलाता है। वरिष्ठ, अधीनस्थ तथा उच्च निम्न के दायरे से बाहर इस प्रकार के संचार में क्या है, लिखित, मौखिक, रिपोर्ट, समूह का कार्य, संपर्क, ये सब विधियां क्या है इसमें काम में ली जाती है। अंत में आता है हमारे अनौपचारिक संचार। अनौपचारिक संचार वह होता है जो संगठन और उसमें काम करने वाले कर्मचारियों के परस्पर संबंधों पर आधारित होता है। जब संगठन में औपचारिक प्रकृति का संचार कम हो जाता है तब अनौपचारिक संचार की आवश्यकता बढ़ जाती है, क्योंकि मानवीय स्वभाव जिज्ञासा तथा उत्सुकता से परिपूर्ण होता है। अनौपचारिक संचार को अंगूर लता भी कहते हैं, ग्रेप वाइन संचार भी कहते हैं। संगठनों में अनौपचारिक संचार या अंगूर लता संचार के जो प्रतिपादक हैं वो कीथ डेविस माने जाते हैं। वो कहते हैं कि इसको हम समाप्त नहीं कर सकते, इसको रोक नहीं सकते, अनौपचारिक संचार होता ही है। मित्र मंडली, क्लब, प्रशासनिक अनुभाग, जासूसी इत्यादि अनौपचारिक संचार के माध्यम हैं। इस प्रकार के संचार का सबसे बड़ा दोष क्या है, अफवाह। अफवाहों का बड़ा प्रसार होता है। यद्यपि अनौपचारिक संचार उद्धव या पार्श्व संचारी कमियों को दूर करता है, यदि संगठन में उच्चाधिकारियों को अनौपचारिक समूह का ज्ञान हो तो निसंदेह वो सूचना आदान प्रदान में समन्वय लाकर इसको सरल बना सकते हैं। तो इस प्रकार से क्या है, संचार जो है ये इतने प्रकार का है। इसके अलावा भी सूचना प्राप्तकर्ता के आधार पर संचार व्यक्तिगत और सामूहिक हो सकता है। यदि एक जने को सूचना मिले तो व्यक्तिगत है और समूह को मिले तो वो सामूहिक है। इसके अलावा संगठनात्मक स्थिति के आधार पर भी संचार हो सकता है। उसमें क्या है, आंतरिक संचार, बाह्य संचार और अंतर्व्यक्तिक संचार है। आंतरिक संचार में संगठन और कर्मचारियों के मध्य संबंधों पर होता है। बाह्य संचार में संगठन और जनता के बीच में होता है। अंतर्व्यक्ति में क्या होता है, संगठन और कर्मचारियों के बीच में होता है। तो इस प्रकार से क्या है, ये संचार जो हैं उसके ये प्रकार हैं।